हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हमने पिछली क्लास में राजस्थान की जलवायु के बारे में समझा था। तो हमने पिछली क्लास में किसके बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में विस्तार रूप से हमने समझा था। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान में मिट्टियाँ। हमारा जो आज का टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान में जो मिट्टियाँ हैं वो किस प्रकार की है और वो किस भाग में किन किन मृदाओं का विस्तार अधिक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। मृदा शब्द लैटिन, यानी जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है? सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? फर्श। जिसका अर्थ क्या है? फर्श है। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। विज्ञान यानी पेडालॉजी कहलाता है, यानी मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा या विज्ञान या पेडालॉजी कहलाता है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण है वो निम्न 3 प्रकार से है। देखो, पहला है वैज्ञानिक वर्गीकरण, एक भौगोलिक रूप से और एक कृषि विभाग का वर्गीकरण। एक तो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, भौगोलिक रूप से है और कृषि विभाग के रूप में मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है जो वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण। पहला कौन सा है? वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण। तो पहली जो मृदा है वो एंटीसोल्स मृदा है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है। जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यानी यहाँ जो रंगीन चित्र दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है राजस्थान में, उन सभी जिलों में, उत्तर पश्चिमी भाग में जो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में, सभी ज़िलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है ये मिट्टी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। इसके 2 उप मृदाकरण है, यानी इसके 2 क्या है? उप मृदाकरण है। एक तो सोमेंट्स और एक फ्लूवेंट्स, यानी 2 उप मृदाकरण है। एक तो है सोमेंट्स और एक फ्लूवेंट्स प्रकार के हैं। तो इसमें देखो, एंटीसोल्स में हम कुछ अन्य जानकारी भी कि एंटीसोल्स जो अकेला ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु स्थित है। यानी इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या है? एक तो जलवायु स्थित है। विभिन्न प्रकार की क्या स्थित है? जलवायु। मृदा का समावेश होता है, यानी विभिन्न प्रकार की जो जलवायु मृदा का है वो समावेश इस क्षेत्र में है। और ये लगभग राजस्थान के जो पश्चिमी भाग जिले, यानी जो लगभग राजस्थान का जो पश्चिमी भाग में जितने भी ज़िले हैं उनमें ये मृदा पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला भूरा होता है। इसका रंग प्राय कैसा होता है? हल्का पीला और भूरा इसका रंग होता है। ठीक है। तो अगला है एरिडीसोल्स। सेकंड नंबर है एरिडीसोल्स। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जो राजस्थान में जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश वो कौन सा है? जो राजस्थान का जो लगभग मध्य का भाग है, जो रेड कलर का जो रंगीन मानचित्र में जो रेड कलर का जो दिया हुआ है वो क्षेत्र है कौन सा है? एरिडीसोल्स का। जो कहाँ है? राजस्थान का अर्ध जलवायु प्रदेश है में ये पाई जाती है। जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें ये मृदा पाई जाती है। जैसे ये कौन से ज़िलों में पाई जाती है? जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है। इसका मृदा उपकरण ओरिथिड, जिसके अंतर्गत कैम्ब्रो ओरिथिड्स, कैल्सित ओरिथिड्स, सेल्स ओरिथिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं।
इंसेप्टिसोल्स मृदा, इंसेप्टिसोल्स मृदा में उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। इस मृदा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपार्द्र जलवायु। और ये किन जिलों में फैली हुई है? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। यानी ये जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, राजस्थान का कौन सा भाग है? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, इस भाग में ये मृदा पाई जाती है। राजस्थान के कौन से भाग में? राजस्थान के दक्षिणी भाग में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में ये मृदा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। मृदा उपकरण में है उस्ट्रोकेप्स के नाम से इसे जाना जाता है। एल्पी सोल्स या जलोढ़ मृदा, एल्पी सोल्स या जलोढ़ मृदा। तो इस मृदा का ये मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। ये जो जलवायु ये मृदा है वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। जिले कौन से? अलवर, खेरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डींग, कोटपूतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जिलों में ये मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। और ये जो मृदा है वो मटियारी मिट्टी के रूप में है। और मृदा उपकरण इसका कौन सा है? हेप्लूस्थाल के नाम से इसमें मुख्य रूप से विस्तृत है। वर्टिसोल्स या काली मिट्टी, वर्टिसोल्स या काली मिट्टी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, जो ये राजस्थान है इसके कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जो भाग है इसमें ये मृदा पाई जाती है। तो हाड़ौती का जो पठार है इसमें मिलती है। अर्ध और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। मृदा उपकरण है पेल्यूस्टर्स व क्रोम स्टर्स के रूप में ये इसके उपकरण हैं। भौगोलिक वर्गीकरण, रेतीली बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, यानी ये जो भौगोलिक रूप से यानी ये 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें हमने पहले भाग की जानकारी है वो प्राप्त की है। और सेकंड है जो भौगोलिक वर्गीकरण है इसके रूप में, तो इसमें रेतीली बलुई मिट्टी है जो किस नाम से जानी जाती है? मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस भाग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली ये मिट्टी है, लगभग 2/3 पर। लगभग ये जो रेतीली बलुई मिट्टी है वो कितने भाग पर पाई जाती है? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उस पर लगभग 2/3 भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। थार का जो मरुस्थल है इसमें इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? ग्रेनाइट और जो बलुआ पत्थर होते हैं उनसे इस मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक होता है। कैल्शियम फास्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में क्या होती है? कैल्शियम जो फास्फेट है उसकी तो क्या होती है? अधिकता होती है। जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा है इसमें कम होती है। ये इसमें क्या होते हैं? मोटे कण। और जो पहले नदियों द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी है वो, यानी मोटे कण वाली जो मिट्टी है वो किन के द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। अब क्या हो गई? वर्तमान में ये अनुपजाऊ मिट्टी हो गई। इसमें लवणता अधिक होती है, यानी इस क्षेत्र की जो मिट्टी है इसमें लवणता अधिक होती है। इसके कण होते हैं मोटे होते हैं और ये मुख्य रूप से क्या है? अनुपजाऊ जो है मिट्टी है। यानी जो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में जो रेतीला मरुस्थल या रेतीली जो मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी, वो क्या है? एक तो अनुपजाऊ है, इसके कण क्या है? मोटे हैं और ये लवणता इसमें अधिक पाई जाती है। ये मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती है, यानी पवनों द्वारा ये मृदा क्या होती है? पवनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती रहती है। पवनों द्वारा इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव होता रहता है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जलधारा या जो नमी होती है, यानी जल में जो नमी की क्षमता है वो कम होती है। यानी मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होने के कारण
इसमें जल धारण क्षमता कम होती है या इसमें नमी है वो कम पाई जाती है। ठीक है। ज़िले कौन से? जैसलमेर, मुख्य रूप से जैसलमेर है। बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों में सर्वाधिक रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये जो रेतीली मिट्टी है मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी है? लाल रेतीली मिट्टी। एक तो कौन सी है? लाल मिट्टी है, जो कौन से ज़िले में पाई जाती है? जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, यानी इसमें अगर पानी की मात्रा अधिक होती है तो ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और दूसरी नंबर है खारी मिट्टी, यानी लवणता, इसमें क्या है? लवणता अधिक होती है, खेती नहीं कर सकते इस क्षेत्र में। क्या नहीं कर सकते? खेती नहीं कर सकते। ज़िले कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर, मुख्य रूप से इन ज़िलों में ये मिट्टी पाई जाती है। पीली भूरी जो रेतीली मिट्टी है वो नागौर, पाली में पाई जाती है। जो भूरी मिट्टी है वो कौन से ज़िलों में पाई जाती है? नागौर और पाली ज़िलों में ये पाई जाती है। भूरी जो रेतीली बलुई मिट्टी, या इसे सिरोजम भी कहते हैं। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिरोजम। या जो लूनी जो बेसिन है वो शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मिट्टी है वो देखो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, इन ज़िलों में ये मिट्टी पाई जाती है। और नाइट्रेट की उपस्थिति होने के कारण उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। यार इस मिट्टी में क्या पाई जाती है? नाइट्रेट पाया जाता है, या नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें फास्फोरेट की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी है। ज़िले कौन से हैं इसके? भीलवाड़ा है, बूंदी है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली है, अजमेर, इन ज़िलों में मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल। किसके कारण? लोह ऑक्साइड के कारण। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड है वो इस मिट्टी में अधिक मात्रा में, इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इनकी उपस्थिति का कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखाई देती है। ये जल में पीली दिखाई देती है। और उपजाऊ तत्व जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और कैल्शियम की क्या होती है? कमी होती है। निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टाने के टूटने से, यानी इसका निर्माण किस कारण होता है? लाल जो पीली मिट्टी है वो इसका निर्माण किस कारण होता है? लाल तो देखो ये लोह ऑक्साइड के कारण होती है, यानी जो इसमें जो मिट्टी है इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा है वो उपस्थित होने के कारण ये मिट्टी कैसी दिखाई देती है? लाल। लेकिन जब इसमें जल उपस्थित होता है उसके कारण ये कौन से कलर की दिखाई देती है? पीले रंग में दिखाई देने लग जाती है। और इसका जो उपजाऊ तत्व है वो कौन सा है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन है और कैल्शियम इसमें कमी होती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट, नीस जैसी चट्टानों से इनका टूटने के कारण, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और मुख्यतः इनमें फसल है वो मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यानी मुख्य रूप से इसमें कौन सी फसल की जाती है? मूंगफली की फसल, कपास की सर्वाधिक और मक्के की। ज़िले कौन से? सवाई माधोपुर है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, अजमेर, इन ज़िलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। जलोढ़ या दोमट या कच्छारी मिट्टी। जलोढ़, दोमट या कच्छारी मिट्टी। मिट्टी का रंग है वो कैसा होता है? लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, यानी ये कौन सी मिट्टी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है ये है कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी।
गेहूँ, इस क्षेत्र में फसल है वो कौन सी है? गेहूँ, सरसों, कपास और तंबाकू की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? गेहूँ की, सरसों की, कपास की और तंबाकू की सर्वाधिक खेती की जाती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस व लोहे तत्व की अधिकता के कारण नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी सर्वाधिक जो तत्व है उनकी इसमें अधिकता पाई जाती है। चूने की अधिकता, पोटास की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता, लोहे की अधिकता और कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी इस मिट्टी में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी जिलों में जयपुर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में मुख्य रूप से ये मिट्टी मिलती है। काली, मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी, यानी काली, मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी भी, इनको काली मिट्टी को मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। तो ये कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र। ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में ये मुख्य रूप से विस्तृत है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। में जलवायु, दक्कन का जो लावा पठार बेसाल्ट चट्टानों से अपर्दन के कारण, यानी जो दक्कन का जो लावा पठार है, यानी जो ज्वालामुखी क्षेत्र वाला जो लावा पठार है, उनसे जो बेसाल्टिक जो चट्टानें होती है, यानी जो लावे के कारण जो लावा होता है, यानी जो ज्वालामुखी के फटने के कारण जो लावा है वो बाहर निकलता है और लावा के जमने से कौन सी चट्टाने का निर्माण होता है? बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। और उन्हीं चट्टानों के अपर्दन के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, और वो कौन सी है? काली मिट्टी है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल की जाती है? कपास की, चावल की, गन्ना, सोयाबीन फसलें हैं वो मुख्य रूप से इसमें की जाती है। और गीली होने पर फूल जाती है। ये मिट्टी है वो गीली होने पर क्या हो जाता है? इसमें फुलाव पैदा हो जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी इसमें गीली होने के कारण फूल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। किसको? काली या मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्व की कमी होती है। यानी पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में कैल्शियम और पोटास की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसमें किसकी मात्रा होती है? क्ले की मात्रा। अतः ये चीका प्रधान मिट्टी भी कहलाती है, यानी ये चीका प्रधान मिट्टी भी है। कौन सी है? काली मिट्टी है, जो इसमें क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ये चीका प्रधान मिट्टी भी है। लाल काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल और काली मिट्टी। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इससे में जो है वो कौन सी खेती की जाती है? अफीम की खेती, मक्का और कपास, इनकी सर्वाधिक खेती इस क्षेत्र में की जाती है। लवणीय जो मृदा है, इसे ऊसर, क्लहर, रेह और अल्कलाइन भी कहा जाता है। इससे इस मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऊसर, कलर, रेह और अल्कलाइन के नाम से भी इसे मिट्टी को जाना जाता है। जो कौन से जिले में विस्तृत है? बाड़मेर और जालौर जिले में सर्वाधिक विस्तृत है। पर्वतीय और लिथोसेल्स मिट्टी, जो पर्वतीय मिट्टी है वो कौन से जिलों में? अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक कौन से प्रदेश में पाई जाती है? जो अरावली का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान की जो मध्यम, जो यानी किस नाम से जाना जाता है अरावली को? जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो अरावली है उसे पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। लाल लोमी, लेटेराइट मिट्टी, यानी दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें इसका विस्तार है? तो पहला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मुख्य रूप से इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। लौह तत्वों की अधिकता होने के कारण इनका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। रंग कैसा होता है इनका? लाल होता है। कायांतरित चट्टानें,
ग्रेनाइट निश जो क्वार्टरजाइट चट्टानें बनी है जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। इनमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण, जो कृषि विभाग है उसका क्या है? मृदा वर्गीकरण। जो पहला है साइरोजक्स, पहला कौन सा है? साइरेजक्स है जो गंगानगर में विस्तृत है। रेवीना जो कहाँ पर है? गंगानगर में है। मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है। और जिप्सी फेड्स जो मृदा है वो बीकानेर में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? पाली, नागौर, अजमेर, जालोर, सिरोही में मुख्य रूप से पाई जाती है। ना कैल्शियम ब्राउन मृदा है वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर और अजमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। नवीन जो जलोढ़ मृदा है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर, खेरतल और तिजारा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये मृदा नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीली भूरी जो मृदा है टोंक है, सवाई माधोपुर, उदयपुर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। नवीन भूरी मिट्टी या भूरी मृदा है वो भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा है वो उदयपुर, सलूम्बर और कोटा, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। लाल लोमी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, काली मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। और कैल्शियस ब्राउन्स मरुस्थलीय जो मृदा है वो जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। सर्वाधिक जो मरुस्थल या बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और जोधपुर में ये पाए जाते हैं। मृदा अपरदन है वो किस प्रकार होता है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अर्थात स्थानांतरण मिट्टी का अपरदन कहलाता है। यानी मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी अपरदन को रेंगती मृत्यु कहा जाता है या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं इसे। जो मिट्टी का जो अपरदन होता है इससे क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का जो अपरदन होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का स्थानांतरण हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है इसे। राजस्थान में 2 प्रकार का मृदा अपरदन होता है। राजस्थान में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो वायु अपरदन और दूसरा जल अपरदन। यानी जो वायु द्वारा मिट्टी का कटाव, वायु है वो वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का स्थानांतरण हो जाना वायु अपरदन कहलाता है। और जल अपरदन क्या होता है कि नदियों के जल द्वारा मिट्टी का कटाव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना क्या कहलाता है? जल अपरदन कहलाता है। वायु अपरदन राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। यानी जो वायु अपरदन के मामले में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे वायु अपरदन, क्षैतिज या परत अपरदन भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और न्यूनतम कौन सा है? धौलपुर। यानी वायु अपरदन है वो तो निम्नतम तो किसमें है? धौलपुर में। और सर्वाधिक जो वायु अपरदन वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? जैसलमेर है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसमें फैला हुआ है। जल अपरदन यानी जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक प्रभावित चंबल का प्रदेश। यानी जो नदी है, नदी के जल द्वारा मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता है। मिट्टी का क्या होता है? कटाव होता रहता है, धीरे धीरे कटाव होता रहता है। तो वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के साथ या जल के साथ, जो नदी का जल है उसके साथ चली जाती है और दूसरे स्थान पर जाकर वो एकत्रित हो जाती है। तो इसे क्या बोला जाता है?
जल का अपर्दन या मिट्टी का कटाव होता है तो इसे जल अपर्दन कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? चंबल का जो प्रदेश है उस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव सर्वाधिक है। प्रभावित क्षेत्र है ये। संपूर्ण हाड़ौती पठार है वो इसी समस्या से ग्रस्त है, जल अपर्दन से प्रभावित है। और सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला। सर्वाधिक जो अपर्दन वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला है वो जल अपर्दन से प्रभावित जिला है। लंबवत है अवनाली का अपर्दन। लंबवत है या जो अवनाली का अपर्दन है वो है जल का तेज बहाव मिट्टी को काट कर दूसरे स्थान पर ले जाता है। जल का जो तेज बहाव होता है वो क्या करता है? मिट्टी का जो कटाव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका है अपर्दन है वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी है वो राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है? कोटा है। यानी ये ध्यान रखना, सर्वाधिक अपर्दन वाला जिला कौन सा है? कोटा है जल अपर्दन वाला। और जो नाली अपर्दन वाला जिला है वो कौन सा है? वो भी कौन सा है? कोटा है। ठीक है। और ये जो हाड़ौती का पठार है यानी चंबल का प्रदेश है वो चंबल नदी है वो सर्वाधिक जो अपर्दन वाली नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। और सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन वाला जिला और सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा है? दोनों ही कौन से हैं? कोटा जिला है। ठीक है। चादरी अपर्दन, ये चादरी अपर्दन क्या होता है? पहाड़ियों की जो मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र? जो पहाड़ी क्षेत्र। देखो ये रंगीन चित्र में दिया हुआ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इससे जल के द्वारा जो मिट्टी का जो कटाव होता है, यानी सर्वाधिक चादरी अपर्दन कौन से ज़िले में होती है? सिरोही ज़िले में। यानी सिरोही ज़िले में पहाड़ियाँ हैं वो सर्वाधिक है और यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई है वो सर्वाधिक है। इसके कारण यहाँ पर जब भी वर्षा होती है तो वर्षा के समय क्या होता है कि पहाड़ों में स्थित जो मिट्टियाँ होती है उनका जो पानी के साथ कटाव होता है उसे क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन के कारण, यानी मृदा है वो मृदा का अपर्दन मृदा का अपर्दन होने का क्या कारण है? तो देखो वनोन्मूलन, यानी वनों के कटाव से मृदा अपर्दन, यानी जो वनों का जो कटाव है वो सर्वाधिक हो रहा है वर्तमान में। तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि वनों की कमी के कारण मृदा का अपर्दन होता है सर्वाधिक। और झूमिंग कृषि, यानी पहाड़ी ढालों के वनों को काट कर खेती करना क्या कहलाता है? झूमिंग कृषि कहलाता है। यानी झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी ढलाव होती है उन क्षेत्र में वन होते हैं उनको काट कर जो सीढ़ीनुमा कृषि के रूप में की जाती है उसे क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में वनों को काट कर कृषि की जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। अत्यधिक पशुचारण, यानी पशुचारण का है मिट्टी की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देती है। यानी पशुचारण के कारण जो भूमि है उसकी जो वनस्पति है वो अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देता है पशुचारण। तो एक मुख्य रूप से ये भी कारण है। और सही फसल चक्र, यानी सही फसल चक्र होना भी जरूरी है। समांतर जुताई न करना व गलत बुआई करना, इसका भी प्रभाव सर्वाधिक होता है। अत्यधिक सिंचाई, बाढ़ भी मृदा अपर्दन का कारण होता है। यानी ज़्यादा सिंचाई करना या बाढ़ का कारण बनना मृदा का अपर्दन भी है। मृदा संरक्षण या मृदा अपर्दन रोकने के उपाय, यानी मृदा संरक्षण है इसका कैसे किया जाता है, इसको रोका कैसे जाता है, इसके उपाय हैं। पेड़ों की कटाई रोकी जाए। मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और अधिक से अधिक है वो पेड़ लगाने चाहिए ताकि मृदा का अपर्दन है वो रोका जा सके। पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए। यानी जो पेड़ों की श्रृंखला या सीढ़ीनुमा जो पेड़ हैं एक पेड़ के, यानी जो श्रृंखला के रूप में एक श्रृंखला क्या है? एक पेड़ 2 3 ऐसे मतलब कड़ी के रूप में, चेन के रूप में पेड़ लगाना चाहिए। श्रृंखला के रूप में है वो पेड़ों को लगाकर
मिट्टी का प्रसार रोका जा सकता है। फसल चक्र यानी फसल का हेर फेर करना या फसल चक्र अपनाना। जल की गति कम करने के लिए मेड़ बंदी करना, यानी जो जल की जो कमी है, जल की वृद्धि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? चारों ओर मेड़ बनानी चाहिए, मेड़बंदी करनी चाहिए। मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं इनका सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है, तो ये मुख्य रूप से मृदा अपरदन का कारण भी है। और इसके रोकने के कारण ये भी हो सकता है कि मृदा में जो रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयाँ होती है इनका उपयोग कम से कम उपयोग करना चाहिए। मरुस्थलीकरण के कारण, यानी जो मरुस्थलीकरण है उसका कारण क्या है? जलवायु की कठोरता, यानी जलवायु है वो उसकी कठोरता, उच्चतम तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन। यानी जो जल की कठोरता है, मरुस्थलीकरण का क्या कारण है कि एक तो मुख्य रूप से जल की कठोरता, उच्च तापमान, वर्षा का कम होना और वनस्पति का अभाव होना या वनों की कटाई करना, ये मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण के कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि होना भी है। अनियंत्रण पशुचारण करना, यानी अनियंत्रण पशुचारण करना या अति पशुचारण या ज़्यादा पशुचारण करना, अति जुताई या भूजल स्तर में गिरावट। यानी कृषि की जो अति जुताई है वो जिसके कारण भूजल स्तर में क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है। लगातार सूखा पड़ना, यानी लगातार 2 या 3 वर्षों में लगातार क्या करना? सूखा पड़ना, ये मुख्य कारण है। वायु अपरदन, मृदा अपरदन में वृद्धि करना। सेम जलाधिक्यता की समस्या, यानी मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है। यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या है? चूना पत्थर है उनका सर्वाधिक विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन में अत्यधिक गहराई तक नहीं जा पाता। यानी जो नहर और नदियों का पानी है वो जमीन में अत्यधिक गहराई तक क्या है? नहीं जा पाता। देखो ये जो रंगीन चित्र दिया हुआ इसमें देखा जा सकता है कि जो मरुस्थल का क्षेत्र यानी ऊपरतल की जो ज़मीन है इसके नीचे क्या है? देखो वाइट कलर में ये जो दिया हुआ है ना चूना पत्थर, इनकी जो चट्टानें पाई जाती है, इनके जो ये चट्टानें क्या है कि ऊपरी भाग पर होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो नदियाँ और जो जल स्तर है वो क्या है? जल का नीचे जाने का कारण है, यानी अवरोध पैदा कर देता है। जल के सामने क्या कर देता है? अवरोध पैदा कर देता है। तो इसके कारण ये जल है वो अत्यधिक गहराई में नहीं जा पाता है, तो वहाँ दलदली भूमि की समस्या हो जाती है, यानी सेम या जलाधिक्य कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है? दलदली भूमि निर्मित हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? सेम या जलाधिक्यता बोला जाता है। सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर। सेम से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़ और गंगानगर है। हनुमानगढ़ का बड़ोपाल, भगवानदास, देईसदास, गंधेली गांव सर्वाधिक सेम प्रभावित जिले हैं। ठीक है, ये क्षेत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंग नहर सिंचाई क्षेत्र में है। यानी सेम की सर्वाधिक समस्या किस में है? किस क्षेत्र में? एक तो जो इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है ना वो, और एक गंग नहर सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें सेम की समस्या सर्वाधिक है। सेम की समस्या रोकने के लिए सफेदा लगाना चाहिए, यानी जो सेम की समस्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सफेदा लगाना चाहिए, सफेदे को लगाना चाहिए। पारिस्थितिकी में नहरों द्वारा सिंचाई से परिवर्तन आया है। मृदा के जो गुण हैं वो किस प्रकार है? मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से
कम होता है तब मिट्टी अम्लीय या चूने की मात्रा कम होती है। यानी 7 से कम होता है तो मिट्टी में अम्लीय या जो चूना जो पत्थर है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। वह पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी में क्षारीयता या लवणीयता होगी। यानी मिट्टी का जो पीएच मान 7 से कम होता है उसमें तो क्या है कि चूने की जो मात्रा होती है वो कम होती है या अम्लीयता कम पाई जाती है, और 7 से ऊपर होती है उसमें क्षारीयता या लवणीयता अधिक होगी। यदि पीएच मान 7 है तो मिट्टी उदासीन होती है। कम और ज़्यादा होने के कारण तो क्या होती है, कम और ज़्यादा होने के कारण तो अम्लीय मात्रा अधिक होती है और लवणीयता है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। तो और पीएच मान फिक्स 7 होता है तब इस मिट्टी में क्या होती है, उदासीनता पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करें। जो अम्लीय मिट्टी है इसके समाधान यानी अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता के समाधान के कारण क्या करना चाहिए, चूने का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर पाली में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है और लवणता खारापन क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करें। यानी जो लवणता है वो खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिप्सम का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। मिट्टी से निचले सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीयता व क्षारीयता होती है। यानी मिट्टी का जो रिसाव है यानी मिट्टी के निचले तल के सतह से ऊपर की ओर जल का रिसाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का जो क्षारीयपनता है या अम्लीयपन है वो अधिक बढ़ जाता है। मृदा के पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास। मुख्यतः पोषक कौन से हैं, जैविक कार्बन, फास्फोरस और पोटास है। द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व है सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरोन। मृदा के मुख्य घटक हैं वो खनिज कण हैं, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु। राजस्थान में जो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड है, राजस्थान में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, 22 दिसंबर 2016 को पुनर्गठन किया गया। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह किसके द्वारा की जाती है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है या चलाई जाती है। महत्वपूर्ण शब्दावली, हकत बकत। हकत बकत क्या होती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त भूमि। हकत बकत किसे कहा जाता है, सिंचाई के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, हकत बकत कहा जाता है। खसरा, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा होता है एवं सारी ज़मीन का ब्यौरा होता है उसे क्या कहा जाता है, खसरा कहा जाता है। यानी हम जैसे बोलते हैं कि नकल, यानी जो हमारे जो खेत का नक्शा होता है, खेत का क्या होता है, नक्शा होता है, या ज़मीन का जो ब्यौरा होता है उसे क्या बोला जाता है, खसरा कहा जाता है। भूमि, जो बंजर भूमि है वो बेकार भूमि जिसमें कृषि ना हो। बंजर भूमि कौन सी भूमि कहलाती है, जिसमें कृषि ना हो, बेकार भूमि पड़ी रहती है, उसे क्या बोला जाता है, बंजर भूमि बोला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि कौन से ज़िले में है, जैसलमेर में है, राजसमंद में और बीकानेर में। सर्वाधिक तो जैसलमेर में है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक किस ज़िले में है बंजर भूमि, बेकार भूमि जो है वो जैसलमेर में सर्वाधिक है। प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई जो भूमि होती है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिभूमि बोला जाता है। यानी किसानों के द्वारा जो मिट्टी का जो उपजाऊपन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, 1 या 2 वर्ष के लिए जिस यानी भाग को या भूभाग को खाली छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिभूमि कहा जाता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ये हमारा IZ7 मुकेश स्टडी चैनल है।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।